दोस्तों आज की इस वीडियो में हम थॉमस हार्डी जो एक प्रोमिनेंट राइटर है उनसे रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एमसीक्यूज ये जितने भी क्वेश्चंस यानी कि टॉप 20 क्वेश्चंस आप लगाकर एग्जाम में जाते हैं तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है ताकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, इन विच नोवेल डिड वेसेक्स फर्स्ट बिकम हार्डीज ग्रेट इमेजिनेशन डोमेन, यानी कि थॉमस हार्डी की किस रचना में वेसेक्स पहली बार उनकी कल्पना का मुख्य क्षेत्र बना। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ए, टेस ऑफ द अर्वलविल, बी, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, सी, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, या डी, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, far from madding crowd. Wessex first become Hardy's imagination domain in Far from Madding Crowd 1874. It is his fourth novel and first major सक्सेस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हार्डी इज फॉल्स। थॉमस हार्डी के संदर्भ में नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा कथन गलत है। यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए, हार्डी कम्स फ्रॉम डॉर्सेट विच इन हिज नोवेल्स बिकम वेसेक्स। बी, हार्डीज विजन कैन बी टर्म्ड एज ट्रेजिक। सी, Jude is highly educated and rich, या D, Tess is a deeply pessimistic novel। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्यूड इज हाईली एजुकेटेड एंड रिच। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। द स्टेटमेंट ज्यूड इज हाईली एजुकेटेड एंड रिच इज फॉल्स बिकॉज ज्यूड फॉली इज अ पुअर मेसन who struggled with poverty throughout the novel. Despite his deep desire for scholarship, he remains part of the working class and dies in misery। यानी कि ज्यूड जो था वो उच्च शिक्षित और अमीर है। ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि ज्यूड फॉली एक गरीब मिस्त्री है जो पूरे उपन्यास में एक गरीबी से जूझता है। शिक्षा की गहरी इच्छा के बावजूद वह श्रमिक वर्ग का ही हिस्सा बना रहता है और दुख में उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुट द फॉलोइंग नोवेल बाय हार्डी इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हार्डी के नीचे जो उपन्यास दिए गए हैं उनके प्रकाशन के सही कालानुक्रमिक क्रम में रख। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पहला वर्क टेस ऑफ द अर्वरविल, दूसरा वर्क जूड द ऑब्सक्योर, तीसरा फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, चौथा द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। जब आपको बताना है ये जो वर्क दे रखे हैं हार्डी के तो इनको ना एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, यानी कि पहला कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था। इस तरीके से जो सीक्वेंस है उसमें बताना है। ऑप्शन ए, पहला तीसरा आएगा, फिर चौथा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। बी वाले में पहला आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सी वाले में चौथा आएगा, तीसरा आएगा, दूसरा आएगा, पहला आएगा। और डी वाले में पहले फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड। यहाँ वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मैं आंसर यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन इज फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड जो 1874 में आया था, फिर द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो 1886 में, फिर टेस ऑफ द अर्वरविल जो आया था 1891 में, ज्यूड द ऑब्सक्योर जो आया था 1895 में। तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द फेमस कैरेक्टर्स ग्रेस मेलबरी एंड गाइल्स विंटर्स बॉर्न अपीयर इन हार्डीज नॉवेल। प्रसिद्ध पात्र ग्रेस मेलबरी और गाइड विंटरबॉर्न हार्डी के किस उपन्यास में देखने के लिए मिलते हैं। यूपीपीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, बी, द वुडलैंडर, सी, ज्यूड द ऑब्सक्योर, या डी, अंडर द ग्रीन वुड ट्री। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द वुडलैंडर। दीज कैरेक्टर आर प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द वुडलैंडर 1887, अ नोवेल एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ सोशल क्लास and nature. Grace is caught between her ruler root and her modern education, leading to the tragic loss of
गाइल्स। ये पात्र वुडलैंडर 1887 के मुख्य पात्र हैं जो सामाजिक वर्ग और प्रकृति के विषयों का अन्वेषण करते हैं। ग्रेस अपनी ग्रामीण जड़ों और आधुनिक शिक्षा के बीच फंसी हुई है, जिससे जॉयल्स या गाइल्स की दुखद हानि होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक ड्रामा द पैटी डिल्यूजन एंड एम्बिशंस ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर बाय कॉरिक फोर्सेस। निम्नलिखित में से किस काव्य नाटक में मानवीय महत्वाकांक्षाओं को कौरिक शक्तियों द्वारा देखा जाता है? यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए, मर्डर इन कैथेड्रल, बी, द डायनेस्ट, सी, द कॉकटेल पार्टी, या डी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द डायनेस्ट। यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी में बता देता हूँ। द डायनेस्ट थॉमस हार्डी द्वारा रचित एक विशाल काव्य नाटक है जो नेपोलियन युद्धों को एक महाकाव्य दृष्टिकोण से कवर करता है। अलौकिक कौरिक शक्तियां मानवीय पीड़ा के प्रति ब्रह्मांड की उदासीनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गैब्रियल ओक इज अ कैरेक्टर इन। गैब्रियल ओक किस उपन्यास का पात्र है? यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, बी, रिटर्न ऑफ नेटिव, सी, लाइफ लिटिल आयरनीज, या डी, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। गैब्रियल ओक इज अ स्किलफुल एंड honest young farmer in far from madding crowd who remained loyal to Bathsheba Everdeen despite her various misfortunes. He represents stability and the redemptive power of endurance. गैब्रियल ओक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का एक कुशल और ईमानदार युवा किसान है जो बाथशेबा एवरग्रीन, ये जो करेक्टर है, इसके विभिन्न दुर्भाग्य के बावजूद उसके प्रति वफादार रहता है। वह स्थिरता और सहन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सी इज मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग इज अ रिमार्क मेड अ फेवर ऑफ विच हीरोइन। उसके साथ जितना गलत हुआ उतना उसने खुद नहीं किया, यह किस नायिका के लिए कहा गया है? यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, टैश ऑफ द अर्बलविल्स, बी, रिटर्न ऑफ द नेटिव, सी, ज्यूड द ऑब्सक्योर, डी, मेयर ऑफ कास्टेब्रिज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, Tess of the Urberville. This remark highlighted that Tess Durbeyfield is a victim of social hypocrisy and unfortunate circumstances rather than a person of bad character. Hardy used this to defend her morality against Victorian critics who judged her unintended fall. यह टिप्पणी इस बात पर जोर देती है कि टेस डर्बीफील्ड खराब चरित्र के बजाय सामाजिक पाखंड और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का शिकार है। हार्डी ने इसका प्रयोग उन आलोचकों के खिलाफ उसकी नैतिकता का बचाव करने के लिए किया जिन्होंने उसे आंका था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ नोवेल टेस ऑफ द अर्बरविल? टेस ऑफ द अर्बरविल उपन्यास का उपशीर्षक क्या है? यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, अ प्योर वुमेन फेथफुली रिप्रेजेंटेड, बी, एन इम्प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, सी, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, या डी, अ प्योर वुमेन अनफेथफुली प्रेजेंटेड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। यानी कि द सबटाइटल ऑफ अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड वाज अ bold statement by Hardy challenging the traditional Victorian view of morality. It suggested that her inner spiritual purity remained intact despite her external suffering and social disgrace. यानी कि A Pure Woman Faithfully Presented उपशीर्षक हार्डी का एक साहसी बयान था जो नैतिकता के पारंपरिक विक्टोरियन दृष्टिकोण को चुनौती देता था। यह बताता है कि बाहरी दुखों और अपमान के बावजूद उसकी आंतरिक आध्यात्मिक पवित्रता बरकरार रही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू हार्डीज लाइफ एंड वर्क। हार्डी के जीवन और कार्यों से संबंधित गलत विकल्प खोजें। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। यहाँ पर 4 जो है स्टेटमेंट है, आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से, इन पॉइंट्स में से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो गलत हैं। ए, हार्डी बॉर्न इन 1842, क्या ये गलत है?
दूसरा, ही इज नॉन फॉर रीजनल नॉवेल्स, ये गलत है। तीसरा, गैब्रियल ओक इज इन फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, क्या ये गलत है। या चौथा, टैस वॉज पब्लिश्ड इन 1880, क्या ये गलत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, पहला और चौथा गलत है। दूसरा यानी कि बी ऑप्शन, केवल फर्स्ट गलत है। सी, दूसरा, तीसरा, चौथा ये तीनों गलत हैं स्टेटमेंट। या डी, केवल चौथा गलत है। तो चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो पहला स्टेटमेंट है, हार्डी वॉज बोर्न इन 1842, ये गलत है। और चौथा स्टेटमेंट, टैस वॉज पब्लिश्ड इन 1880, ये गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है कथन 1 गलत है क्योंकि हार्डी का जन्म 1840 में हुआ था, और कथन 4 गलत है क्योंकि टैस द अर्बल विल, ये जो वर्क है 1891 में आया था। वे वास्तव में अपने वेसेक्स, परिवेश और गैब्रियल लोग जैसे पात्रों के लिए प्रसिद्ध एक क्षेत्रीय उपन्यासकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरेबेला डन इज अ कैरेक्टर इन, अरेबेला डन किस उपन्यास की पात्रा हैं। यूपीपीजीटी 2021 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए, रिटर्न ऑफ द नेटिव विद द बेल बिलव्ड, सी, जूड द ऑब्सक्योर, या डी, द ट्रम्पेट मेजर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जूड द ऑब्सक्योर। अरेबेला डन इज द फर्स्ट वाइफ ऑफ जूड फॉली, who represents physical and animal passion in contrast to Sui Bridehead's intellectual nature. Her tricking Jude into marriage marked the beginning of his tragic downfall and the loss of his academic dreams. यानी कि अरेबेला डन जूड फॉली की पहली पत्नी है जो सू ब्राइडहेड के बौद्धिक स्वभाव के विपरीत शारीरिक जुनून का प्रतिनिधित्व करती है। जूड को शादी के लिए धोखा देना उसके दुखद पतन और उसके शैक्षणिक सपनों के अंत की शुरुआत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द टाइटल ऑफ हार्डीज नोवेल फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये जो वर्क है उसका शीर्षक किस कविता से लिया गया। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, सॉलिटरी रिपर, बी, द डेजर्टेड विलेज, सी, लैसिडस, या ऑप्शन डी, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। द टाइटल इज अ लाइन फ्रॉम थॉमस Gray's elegy written in a country churchyard 1751, referring to peaceful life for rural people. Ironically, the novel depicts the intense drama and violent passion that exist even in such scheduled area. यह शीर्षक थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड जो 1751 की में आया था उसकी एक पंक्ति जो ग्रामीण लोगों के शांत जीवन को संदर्भित करती है। विडंबना यह है कि उपन्यास उस तीव्र नाटक और हिंसक जुनून को दर्शाता है जो ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉर हाउ मच डज माइकल हैंचन सेल हिज वाइफ इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज ये जो वर्क है इसमें माइकल हैंचन नाम का ये जो व्यक्ति है अपनी पत्नी को कितने में बेच देता है। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, 5 पाउंड्स में, बी, 5 गिनीज में, सी, 10 पाउंड्स में, या डी, 10 गिनीज में। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 गिनीज। यहाँ पर मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। माइकल हैंचन ने एक ग्रामीण मेले में शराब के नशे में अपनी पत्नी सुसैन को 5 गिनी में रिचर्ड न्यूसन नामक नाविक को बेच दिया था। नैतिक विफलता का ये कार्य मेयर के रूप में उनके बाद के जीवन में उन्हें परेशान करता रहा और उनके पतन का कारण भी बना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। थॉमस हार्डी वॉज, थॉमस हार्डी क्या थे। पीजीटी 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, एन ऑप्टिमिस्ट, बी, अ पेसिमिस्ट, सी, एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट, डी, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अ पेसिमिस्टिक। थॉमस हार्डी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पेसिमिस्टिक बिकॉज हिज वर्क कंसिस्टेंटली portray human lives as being at the mercy of indifferent fate and harsh social laws. He saw the universe as largely uncaring. थॉमस हार्डी को व्यापक रूप से एक निराशावादी के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनकी रचनाएं मानवीय जीवन को उदासीन नियति के दया पर चित्रित करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Tales of the Urberville initially appeared in a serialized version in Tales of the Urberville शुरू में
किसके धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई थी? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द ग्राफिक, बी द टीएलएस, सी द मैगजीन या डी द थ्री डेकर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द ग्राफिक। द नोवेल वॉज फर्स्ट पब्लिश सीरियली इन एन इलस्ट्रेटेड न्यूज़पेपर कॉल्ड द ग्राफिक from July to December 1891. Due to strict Victorian censorship, Hardy had to modify some controversial part for the initial magazine version before restoring them in the book. यानी कि ये उपन्यास पहली बार जुलाई से दिसंबर 1891 द ग्राफिक नाम एक सचित्र समाचार पत्र में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। विक्टोरियन सेंसरशिप के कारण हार्डी को शुरुआती पत्रिका संस्करण के लिए कुछ विवादास्पद हिस्सों को बदलना पड़ा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। In which novel does Hardy say love is a possible strength in an actual weakness? हार्डी किस उपन्यास में कहते हैं प्यार वास्तविक कमजोरी में एक संभावित ताकत है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, बी द वुडलैंडर, सी द रिटर्न ऑफ द नेटिव या डी फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। These philosophical lines appear in Far From the Madding Crowd 1874, reflecting Hardy's view on the complexity of human emotion. It explores how love can provide strength even when characters are facing personal weaknesses or social failures. ये दार्शनिक पंक्ति Far From the Madding Crowd जो 1874 में आया था उसमें आती हैं, जो मानवीय भावनाओं की जटिलता पर हार्डी के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। ये बताती हैं कि प्यार तब भी ताकत दे सकता है जब पात्र व्यक्तिगत कमजोरी या सामाजिक विफलता का सामना कर रहा हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द लास्ट लाइन ऑफ हार्डीज नोवेल द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज इज। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज ये जो वर्क है इसकी अंतिम पंक्ति क्या? आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ए मैनकाइंड माइट सम नाइट बी इन स्लीपिंग, बी character is fate, C happiness was but the occasional episode in the general drama of pain, D to this I put my name। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी happiness was but the occasional episode in a general drama of pain। The novel concludes with the somber observation that in a world of constant suffering, happiness is only a rare and temporary relief। This reflects Hardy's deeply fatalistic and pessimistic view of human existence, where pain is the default state। उपन्यास इस गंभीर अवलोकन के साथ समाप्त होता है कि निरंतर पीड़ा की दुनिया में खुशी केवल एक दुर्लभ और अस्थायी राहत है। ये मानवीय अस्तित्व के प्रति हार्डी के गहरे भाग्यवाद और निराशावादी दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां दर्द ही स्वाभाविक स्थिति है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Sue Bridehead, a character created by Thomas Hardy, figures in। थॉमस हार्डी द्वारा बनाया गया ये जो पात्र है या पात्रा है Sue Bridehead, ये किसमें दिखाई देती है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए टेस ऑफ द अर्वलविल, बी द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, सी द रिटर्न ऑफ नेटिव या डी ज्यूड द फॉली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ज्यूड द ऑब्सक्योर। सुई ब्राइडहेड इज द अनकन्वेंशनल हीरोइन ऑफ ज्यूड द ऑब्सक्योर जो 1895 में आया था। सी इज एन इंटेलेक्चुअल न्यू वुमेन whose struggle with religious and social conventions leads to a tragic end for herself and Jude Folly। Sue Bridehead Jude the Obscure जो 1895 में आया था कि लीक से हटकर नायिका है, वह एक बौद्धिक नई महिला है जिसका धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के साथ संघर्ष उसके ज्यूड फॉली के लिए दुखद अंत का कारण बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट डज वेसेक्स सिग्निफाई? जो वेसेक्स नाम की जगह वो क्या दर्शाता है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द रीजन इन विच हार्डीज नोवेल आर सेट, बी द रीजन इन विच आर के नारायण's novel are set, सी द रीजन इन विच ब्रॉन्ट सिस्टर लिव्ड या डी द होम टाउन ऑफ जॉर्ज एलियट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द रीजन इन विच हार्डीज नोवेल आर सेट। पढ़ लेते हैं एडिशनली डिटेल्स जो भी हैं। वेसेक्स इज द फिक्शनल लिटरेरी नेम हार्डी गेव टू द रीजन ऑफ साउथ वेस्ट इंग्लैंड, particularly Dorset, which serves as the setting for his major novel।
इट इज प्रेजेंटेड एज अ रिटेन म्यूजियम ऑफ अ वैनिश्ड रूरल कल्चर। हिंदी में समझते हैं, वेसेक्स वह काल्पनिक साहित्यिक नाम है जो हार्डी ने दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के क्षेत्र के विशेष रूप में डॉरसेट को दिया था, जो उनके प्रमुख उपन्यास के प्रवेश के रूप में कार्य करता है। इसे लुप्त होती ग्रामीण संस्कृति के लिखित संग्रहालय के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ हार्डीज नोवेल डज द सीन ऑफ वाइफ ऑक्शन टेक प्लेस? हार्डी के किस उपन्यास में पत्नी की नीलामी इसका जो दृश्य है वो दिखाया जाता है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए टैश ऑफ द अर्बिल, बी फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, सी द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, या डी द रिटर्न ऑफ द नेटिव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल्स क्या है। द ऑक्शन अकर्स इन द ओपनिंग चैप्टर ऑफ द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज व्हेन माइकल हैंचन सेल हिज वाइफ सुसैन टू अ सेलर ड्यूरिंग अ ड्रंकन रेज। दिस डार्क मोमेंट बिकम्स द फाउंडेशन फॉर द एंटायर ट्रेजिक प्लॉट एंड हिज लाइफ लॉन्ग अटेम्प्ट एट पेनेंस। नीलामी द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज के शुरुआती अध्याय में होती है, जब माइकल हैंचन ने नशे में अपनी पत्नी सुसैन को एक नाविक को बेच दिया। यह काला क्षण पूरी दुखद कहानी का आधार बनता है और उनके जीवन भर के पश्चाताप के प्रयास की शुरुआत करता है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। बाकी दोस्तों मुझे बताइएगा, जो भी मैं आपके लिए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे लेकर आया हूं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, ये आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या कोई भी कंसर्न अगर आपको, चाहे वो ग्रामर हो, वोकैब हो, लिटरेचर हो, किसी से भी रिलेटेड हो, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, सिलेक्शन ले पाओ। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि टॉप 20 ही मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रखे हैं, ज्यादा मैं यहाँ पर एमसीक्यूज इंक्लूड करूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए टॉप 20 बेस्ट है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्या मुझे टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50 इस तरीके के वीडियोज में क्वेश्चन लेके आने चाहिए, या फिर टॉप 20 ही सही है। तो लास्ट क्वेश्चन है, वेडन प्रायर्स इन हार्डीज द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज इज अ। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में वेडन प्रायर्स नाम का ये जो कैरेक्टर वो क्या है? आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए हेटरसर, बी प्लेन फार्म टाउन, सी अ चर्च, डी अ क्वेरलसम एडवर्जरी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेन फार्म टाउन। Weddon Prior is depicted as a plain farm town where a country fair is held. It is the setting for the opening scene of the novel, where Michael Hansen commits the central act of selling his family. वेडन प्रायर्स को एक साधारण कृषि शहर के रूप में चित्रित किया गया है, जहां एक ग्रामीण मेला आयोजित किया जाता है, और ये उपन्यास के शुरुआती दृश्य का परिवेश है, जहां माइकल हैंचंद अपने परिवार को बेचने का अपराध करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हार्डी से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। बाकी अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है, चाहे वो इन क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई अदर टॉपिक से रिलेटेड हो, आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में यहीं से हम कंटिन्यूटी बनाते हुए टॉप 20 प्रीवियस ईयर से पूछे गए थॉमस हार्डी से रिलेटेड एमसीक्यूज को लेकर आने वाले हैं। और पहली बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।